हमारे राज्य के जिन किसानों ने प्याज की खेती करने के लिए नर्सरी डाली है, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई है। तो प्याज के तैयार स्वस्थ पौध की खेत में रोपाई कैसे करें, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं CIAE भोपाल के विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। किसान भाइयों, रबी प्याज की खेत की तैयारी करना का समय आ गया है। खेत तैयार करें और उसके बाद तैयार नर्सरी की रोपाई भी करना होगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि रबी में मुख्य रूप से एग्रीफाउंड डार्क, लाइट रेड और एग्रीफाउंड वाइट किस्म जो है, इसके अलावा अर्का कीर्तिमान, साथ ही साथ पूसा रेड एंड पूना रेड, अर्का लालिमा, कुछ ऐसी किस्में हैं जो उन्नत किस्में हैं प्याज की, जिनके से हम अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। और रबी में इनकी पैदावार लगभग 300 कुंटल से लेके 325-350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ली जा सकती है प्याज की। किसान भाइयों, अभी आपने रबी प्याज का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी व खाद उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे ज़रूरी है कि खेत की अच्छी तैयारी करें, खेत का चयन करें। दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी प्याज के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसमें उत्तम जल निकास रहता है। और यदि मान लीजिए किसी किसान भाई के बाद गहरी काली मिट्टी है, उस खेत में कंपोस्ट खाद या गोबर की पकी हुई खाद का इस्तेमाल करके भी लगा सकता है। तो खेत की तैयारी के लिए एक कम से कम 2 या 3 बार बखर चलाना पड़ेगा। क्रास में चलाएं, खेत को भुरभुरा बनाएं। एक बार बखर चलाने के बाद दोबारा, चूँकि घास खेतों में बड़ी हो गई होगी, खेत की तैयारी करने के बाद पाटा लगाएं। किसान भाइयों, रोप लगाने का के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिस ज़मीन में हम खेत तैयारी किए हैं उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या नाडेप्टा की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसकी मात्रा 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर से लेके 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। इसके बाद इसमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो मात्रा होगी प्रति हेक्टेयर के हो गए 125 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फुर माने फास्फोरस तथा 125 किलो के लगभग पोटास तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। इसका म्यूरेट ऑफ पोटास और फास्फोरस, इसके साथ ही यूरिया की मात्रा लगभग 1 कुंटल मिला के बिखेर के लगा सकते हो। खेत की तैयारी करें। फिर जब 25 दिन बाद अपन करेंगे तो उसमें हमें फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना पड़ेगा। जो हमने आधी मात्रा बचा रखी है, यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके देंगे और सिंचाई करके देंगे, ये ध्यान रखना है। किसान भाइयों, प्याज की स्वस्थ पौध का उपचार कर वैज्ञानिक तकनीक से पौधरोपण किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जो नर्सरी जो लगा रखी होगी आपने, तो उनका रोपने का जो टाइम है ये आपका अक्टूबर महीने से लेके दिसंबर महीने तक रोप सब कर सकते हैं। लगभग 35-40 दिन तक की रोप प्याज की लगाने लायक अच्छी तरह से हो जाती है, यदि उसको सही ढंग से नर्सरी तैयार कर ली जाए। रोप उखाड़ने के बाद उसकी कुछ जड़ें टूटती हैं, जिनमें फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक बात है। तो रोप उखाड़ने के बाद उसकी सफाई करके, मिट्टी सफाई करके, और उस रोप को कार्बेंडाजिम 50 WP के घोल में, जो 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल तैयार करके उसमें 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक डुबो के उसके बाद खेत में रोपाई करना है। और ऐसा करने से फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव रोप में नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से फफूंद जनित बाद में लगने वाले रोग का प्रभावी नियंत्रण होता है और हमारी फसल खराब होने से बच जाती है। और उसके बाद क्यारी बना के रोप लगाना है। रोप जो लगाना है 6 इंच कतार से कतार की दूरी होना चाहिए, माने 15 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच माने 10 सेंटीमीटर करीब रखना पड़ेगा। ऐसा करके हम यदि रोप लगाते हैं तो प्रति पौधे से के बीच की जो दूरी है वो आदर्श होगी, और ऐसी दूरी रखने पर प्याज के कंदों में बढ़वार अच्छी होती है और औसत पैदावार अधिकतम मिलती है। किसान भाई, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
इसके अलावा प्याज की उचित बछवार के लिए खरपतवार नियंत्रण करते हुए फसल की सिंचाई कैसे करनी है, आइए जानते हैं। रोप लगाने के बाद करीब जब 20 से 25 दिन हो जाएं, उसके बाद कुछ न कुछ खरपतवार खेत में उग आते हैं, तो उनको निराई गुड़ाई करके खरपतवार मुक्त खेत करना चाहिए और उसके बाद ऐसा करके हम खरपतवारों का उगे हुए खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। पानी उतने देना है फसल में जितना कि मिट्टी अवशोषित कर ले, भरा हुआ पानी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके प्याज की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव तेज़ी से होगा। किसान भाइयों, पूरी व्यवस्था के साथ आप प्याज की फसल लगाएं ताकि रोग मुक्त रहे, कीट मुक्त रहे, खरपतवार से मुक्त खेत रहे और आपकी प्याज की फसल से आप अधिकतम पैदावार ले सकें। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है, उनकी फसल इस समय फलन की अवस्था पर है और इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक लौकी के उत्पादन के लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और फसल सुरक्षा के उपायों को अपनाना जरूरी है। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ HL सगर से। किसान भाइयों, लौकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है और ये फसल पूरे भारत में आसानी से पैदा की जा रही है। जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है या जिनके खेत में लौकी की फसल लगी हुई है, वो समय समय पर इनकी देखभाल करते हुए प्रारंभिक अवस्था में आप डोरा, हैंड हो या पावर टिलर के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। परंतु जब हमारी फसल काफ़ी बढ़ जाए, उस समय मशीनों से हम इसके खरपतवार को नहीं निकाल सकते। उस अवस्था में हमें मैनुअल ही या श्रमिकों द्वारा ही खरपतवार के पर नियंत्रण करना होता है। इसके साथ ही सिंचाई भी इसमें एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारक है। 5वें या 6वें दिन के अंतराल पर लौकी की फसल में सिंचाई निरंतर रूप से जारी रखें, क्योंकि लौकी की फसल में पानी की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना जरूरी होता है। तो आपने लौकी की बुवाई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग किया होगा और अभी नत्रजन की बची हुई मात्रा का उपयोग लौकी की फसलों की तोड़ाई के बाद फसल की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते रहें, जिससे कि आपको अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके। लौकी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कीट जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो है इसमें एक फ्रूट फ्लाई। ये कीट एग लेइंग करके इसके अंदर अंडे रख देते हैं और इसकी सूंडी बनकर पौधे फल को अंदर ही खाकर सड़ा देती है, जिससे फल की बढ़वार रुक जाती है और बाज़ार में इसकी कीमत हमें ठीक से नहीं मिल पाती। इसकी रोकथाम के लिए कोई भी कीटनाशक दवा का स्प्रे करके इन दोनों कीटों पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। लौकी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में से एक कीट है लाल भ्रंग कीट। यह कीट लाल रंग का होता है। यह कीट नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है, जिससे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा तो कम होती ही है, साथ ही साथ पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कई बार लौकी की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें और यदि इस कीट का प्रकोप अधिक हो गया है तो डाइमीथ्यूएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा इसमें बीमारी भी आती है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी में पूरे पौधे पर पाउडर रूप में एक पदार्थ चिपक जाता है, जिससे पौधे में फोटोसिंथेसिस क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और फल बनने की प्रक्रिया बाधित होती है। इसकी रोकथाम के लिए सल्फर का स्प्रे करके इस पाउडरी मिल्ड्यू से हम फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी की फसल में लगने वाले रोगों में एक प्रमुख रोग है तुलासिता। इस रोग का प्रकोप फसल की पत्तियों की निचली सतह पर पाउडर के रूप में दिखाई देता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव फसल से मिलने वाले उपज पर पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए कार्बनडाइजम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करके इस रोग से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, लौकी की अच्छे उत्पादन के लिए बताए गए विभिन्न उपायों को करके आप अच्छी पैदावार लौकी से प्राप्त करके
मधुमक्खी पालन से लगभग सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है, जो न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे मिलने वाले मोम से भी किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। इसलिए मौसम के अनुरूप इनकी देखरेख करनी होगी। अभी प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और ऐसे में इनकी देखरेख किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ अजीत कुमार से। मेरे किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। आज हम बताना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन जो किसान साथी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पोलन और नेक्टर से ही हमारा मधुमक्खी का जो मौध निकलता है पालन में, कि मौसम में अभी जैसे बारिश हो रहा है या बहुत ठंडा है, तो आपको ये है कि आपको आर्टिफिशियल उसको खाना देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कीजिए आप कि चीनी को घोल बना करके, या कोई ऐसे भी है कि दवा जैसे कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए भी देता है, तो उसको दे करके आप उसके बॉक्स के नज़दीक जहाँ पर चींटी नहीं लगे, या उसके बॉक्स में जो ऊपर वाला लेयर होता है उसमें भी रख सकते हैं। और अधिक एक बार में मत दे, नहीं तो उसमें भी होता है कि मधुमक्खी जाने से कभी कभी मरता है, तो कम दे और उसमें रसेदार होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मधुमक्खी जो हमारा उससे रस लेगा और वो अपने छाता में खाएगा और ये अपना मौध प्रोडक्शन करेगा। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती है। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। तो किसान साथियों, आपको ये देखना है कि सबसे जो शत्रु वाला कीट है जो हमारे मधुमक्खी बॉक्स में पाया जाता है, एक आता है माइट, जो आकार में बहुत ही छोटा होता है। ये क्या करता है कि हमारे मधुमक्खी जो है उसके लार्वा और एडल्ट दोनों को ये उसके बॉडी पर जा कर के उसका रस चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा मधुमक्खी जो है वो विकलांग हो जाते हैं और अच्छा से वो पोलन और नेक्टर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हनी कम बनता है। और दूसरा ये होता है कि जो उसके लार्वा पर रस चूसता है, तो रस चूसने से क्या होगा कि उसका लार्वा भी डेथ होता है। अगर वो तैयार भी हो जाता है हमारा जो मधुमक्खी, तो आपको एडल्ट में जब तैयार होगा तो वो विकलांग हो जाते हैं, जिससे हमारा कि हनी प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए पहले आप उस छाता को से हटा दें, और फिर उसके बाद आप आता है एक एसिड है जो फॉर्मिक एसिड है, जो 85% का होता है, उसको रुई में एक लकड़ी के सहारा उस छाता में थोड़ा देर के लिए रख दें, तो उसके गंध से जो माइट है वो हट जाते हैं या मर जाते हैं वहाँ से। और दूसरा एक आता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा भी बहुत हमारे मधुमक्खी को हानिकारक पहुंचाता है। ये क्या करता है कि जाली में एक जैसे मकड़ी का जाली होता है इस टाइप से बना लेता है, तो इससे क्या होता है उसका सांस नली को ये बंद कर देती है, जिससे हमारा मधुमक्खी मर जाते हैं। और इसका जो लार्वा है, मोमी पतंगा का जो लार्वा है, ये भी क्या करता है कि जो मधुमक्खी का छाता होता है उसमें छेद कर देते हैं, और छेद करके जितना भी मौध है उसको रस चूसते रहते हैं। तो ये है, और अगर उसको रस चूसने से जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके मधुमक्खी छाता पर फिर उसको छाता भी खाना चालू कर देता है। तो इसीलिए जिन किसान साथियों को लगे कि आपके मधुमक्खी बॉक्स में काला टाइप का दिखने लगे, उसमें जाली दिखे, तो आप उस छाता को पहले हटा दीजिए, और फिर क्या कीजिए कि आप उसमें गंधक 1 ग्राम का उसको जला करके उसका धुआं उस बॉक्स में दीजिए, जिससे क्या होगा कि मोमी पतंगा का ये होगा। अगर और नहीं तो एक कीटनाशक है डाइकोफोल, उसको भी जला करके उसको धुआं आप बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि आप इस कीट से छुटकारा ले सकते हैं। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें।
साथ कीट, छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है किसान साथियों कि आप जहां बॉक्स लगाए हैं तो वहां पर आप देख लीजिए कि अगर आपको जंगल लगे या खरपतवार को हटा करके साफ रखें। और मधुमक्खी का जो स्टैंड होता है जिस पर आप बॉक्स रखते हैं तो उस बॉक्स को क्या कीजिए कि नीचे में ऐसा व्यवस्था कीजिए कि उसमें पानी डाल दीजिए, जिससे कि चींटी जो ऊपर नहीं चढ़े, या कोई कटोरा के माध्यम से उसमें बना देता है, बहुत अच्छा से रहता है स्ट्रक्चर, तो उसमें पानी यानी हर वक्त उसमें मेंटेन करिए, ताकि ये होगा कि चींटी और जो दूसरा जो शत्रु कीट है मधुमक्खी के लिए वो उस पर नहीं चढ़ पाए। और इससे आप कर करके आप मधुमक्खी का लाभ बहुत ही अच्छा से लग सकते हैं किसान। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डोबरा, जिला रायपुर के कृषक देवेंद्र शुक्ला ने। यह गुलाब की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवेंद्र शुक्ला जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि कीट और रोग की भी समस्याएं निरंतर उनका सामना करते रहते हैं। तो इसके लिए हम देखें सर्वप्रथम हम कि कौन सा कीट हमारे गुलाब की खेती में लगता है। तो पहले नंबर हम देखें तो चेपा या एफिड नामक एक कीट लग जाता है जो हमारे गुलाब की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो एफिड होता है वो शिशु अवस्था में हरे रंग के कीड़े टाइप में कीट के रूप में दिखाई देते हैं, जो हमारी जो गुलाब की पत्तियां होती हैं या गुलाब के जो कोमल भाग होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए हम नियंत्रण के लिए डाइमेथोड 30 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एफिड नामक जो कीट है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा गुलाब की फसल में मकड़ी कीट का प्रकोप होता है। यह कीट पौधों की पत्तियों में जाला बनाकर उसका रस चूसता रहता है, जिससे पौधों की पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तथा फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए ओमाइट दवा 1 मिलीलीटर 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार हम कीटों के साथ साथ रोगों का भी सामना करना पड़ता है। तो रोगों के रूप में हम देखते हैं कि तो डाईबैक नामक एक रोग और भी मतलब हमारे जो गुलाब की फसल है उसमें देखने को मिलता है। यह जो रोग है वो पेड़ की ऊपरी सतह ऊपर से लेकर नीचे की और मतलब हमारे पौधों को नुकसान करता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो यदि रोग लगता है पौधे में तो पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की भाग की तरफ हमारे पौधे मरना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ऊपर का जो सिरा है वो सूखने लगता है, फिर नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ सूखते सूखते पौधे की जो शाखाएं हैं वो काली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं और मुरझा जाती हैं, कभी कभी एकदम सूख सा जाता है पौधा। इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित भागों को सकेटियर से काटकर कटे हुए भागों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का पेस्ट बनाकर लगाएं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधों की पत्तियों, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं तथा फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि रोग है इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से किसान भाइयों हमारे जो फसल है उसमें मुख्य रूप से यह रोग देखने को मिलते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ग्वारपादा की उन्नत तकनीक से खेती करके कमाए अच्छी आय। जीरो बगत खेती से किसानों की आय होगी दोगुनी। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।